आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज फिर एक बार फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। बड़ी खुशी की बात है कि चैनल को प्रारंभ किए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों का मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो देख भी रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और उद्देश्य भी हमारा यही है कि हम एक एक वीडियो आप तक पहुंचाएं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करें और आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। पिछले दिनों हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात की, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात की, और साथ ही प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत हमने पिछली बार ही समझाया, यूट्यूब पे अपलोड किया, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा। आज हम बात करेंगे प्लेटो के अंतिम सिद्धांत, जिसको कहा जाता है आदर्श राज्य का सिद्धांत, या उसे दार्शनिक शासक का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए? आदर्श राज्य या दार्शनिक शासक। आदर्श राज्य का सिद्धांत या उसे कहेंगे दार्शनिक शासक का सिद्धांत। प्लेटो के पूरे राजनीतिक दर्शन का, प्लेटो के पूरे राजनीतिक सिद्धांत का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वह एक दार्शनिक शासक का निर्माण करे। वो राजाओं को दार्शनिक बनाना चाहता था और राज्य को भी दार्शनिक बनाना चाहता था। और उसके साथ जो एक आदर्श शब्द जुड़ा हुआ है, आदर्श का मतलब होता है मॉडल। इसको हम पूर्णतः काल्पनिक कहेंगे। अर्थात प्लेटो ने जो अपना राजनीतिक सिद्धांत दिया, वह एक आदर्श राज्य की स्थापना का एक मॉडल पेश करता है। अर्थात हम प्लेटो को वह चित्रकार मान सकते हैं जो एक बहुत अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करता है, उसमें कई प्रकार के रंग भरता है, अपनी सारी की सारी कल्पना उसमें उड़ेल देता है और उस चित्र को एक आकर्षक बनाने के लिए काम करता है। वह चित्र कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, ये बात नहीं है। अर्थात प्लेटो ने भी एक चित्रकार की भांति ही एक आदर्श राज्य का मॉडल तैयार किया कि आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक कैसा होगा, न्याय की व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा का सिद्धांत कैसा होगा, साम्यवादी सिद्धांत कैसा होगा, शासक और सैनिक को कैसे परिवार और संपत्ति से हम अलग करेंगे, फिर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होगी। इन सारी की सारी चीजों के बारे में उसने काल्पनिक थ्योरी दी। ध्यान रखना, काल्पनिक थ्योरी, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य ना तो यूनान में कभी पैदा हुआ और ना यूनान के बाहर, इसलिए प्लेटो को कल्पनावादी माना जाता है। प्लेटो के सिद्धांत एक दिशा निर्देश थे दुनिया के लिए कि एक ऐसा राज्य भी तैयार हो सकता है। कहीं इसने उसको अपनाया नहीं अपनाया, प्रश्न ये नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो आदर्श राज्य है, ये प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए और इसी दार्शनिक शासक का निर्माण करने के लिए उसने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ठीक है, क्या चाहता था वो? न्याय की स्थापना करना चाहता था। न्याय की स्थापना करना उसका मूल उद्देश्य था। वो ये मानता था कि एक आदर्श राज्य न्याय में न्यायप्रियता होना चाहिए, और दूसरा जो उसका उद्देश्य था कि शासक जो होता है, शासक जो हो वो ज्ञान गुण का धारी हो, जिसको अपन सद्गुण कह सकते हैं। वो ये मानता है कि यदि किसी राज्य में शासक ज्ञान अर्थात ज्ञान के सद्गुण से अभिभूत है या ज्ञान अवगुण से परिपक्व है, तो वो कभी विचलित नहीं हो सकता। उसने ये कहा कि उसके ऊपर मन के विकार हावी नहीं हो सकते, अर्थात वो आत्मा के चलाए हुए ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसका प्रमुख गुण है, और ज्ञान क्या है? आत्मा है।
पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि आत्मा को प्रभावित करने वाला जो मन है, जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, वो किसी भी स्थिति में आत्मा के ऊपर प्रभावित ना हो। और इन दोनों चीजों को बैलेंस बनाने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसने अपने सिद्धांतों को दिया। तो उसका दूसरा उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था न्याय की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य था शासक गुण का, सद्गुण अर्थात दार्शनिक शासक का निर्माण करना। ठीक है, इन्हीं चीजों के लिए उसने, इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उसने न्याय सिद्धांत दिया। ठीक है, ये आप जानते हैं। दूसरा उसने सिद्धांत दिया क्या? शिक्षा सिद्धांत दिया। और तीसरा उसने दिया साम्यवादी सिद्धांत। आपको विदित होगा ये साम्यवादी जो सिद्धांत था वो संरक्षक वर्ग के लिए दिया है। और संरक्षक वर्ग में वो कौन है? शासक और सैनिक। क्लियर? उसने समाज की जो व्यवस्था तैयार की उसको भी अपन समझ लेते हैं। उसने कहा कि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानी, दूसरे होते हैं साहसी, और तीसरे होते हैं क्षुधा प्रेमी। इसके आधार पर उसने समाज को कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। ज्ञानी कौन है? शासक है। साहसी कौन है? सैनिक है। और तीसरा क्षुधा प्रेमी जो है उत्पादक वर्ग है। अब देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे पहली विशेषता क्या है? वो न्याय की स्थापना करना चाहता था। दूसरा, दार्शनिक शासक जो ज्ञान गुण से अभिभूत है वो शासक बनाना चाहता था। तीसरी बात, उसने न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत दिया, अर्थात वो 50 वर्षों की शिक्षा अर्जित करने के उपरांत वो शासक बन सकता था। उसने एक राजा, एक योग्य राजा की बात की, एक ऐसे राजा की बात की जो दार्शनिक हो, जो ज्ञान तत्व से अभिभूत हो, और जो व्यक्ति ज्ञान तत्व से अभिभूत हो, सद्गुण से अभिभूत हो, उसके अंदर अवगुण नहीं आ पाएंगे। ये प्लेटो का मानना है। इसके बाद जो साम्यवादी सिद्धांत दिया उसने संरक्षक वर्ग को शासक और सैनिक वर्ग से वंचित, वो इसको परिवार और संपत्ति से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। इनका परिवार नहीं होगा और संपत्ति नहीं होगी। अर्थात वो राज्य में क्या चाह रहा था? राज्य में क्या चाह रहा था कि शासक अर्थात संरक्षक वर्ग, शासक और सैनिक के पास क्या नहीं होना चाहिए? परिवार और संपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगली जो उसकी विशेषता है वो ये कहता है कि समाज में कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। और इन 3 वर्गों के आधार पर उसने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया आदर्श राज्य में। उसने कहा कि जो ज्ञानी होगा वो शासक होगा, जो साहसी होगा वो सैनिक होगा, जो क्षुधा प्रेमी होगा वो उत्पादक वर्ग करेगा। समझ में आना? इस प्रकार से उसने इन दोनों का, शासक और सैनिक दोनों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और दूसरा जो उत्पादक वर्ग है इसको पूरी तरह क्या कर दिया? स्वतंत्र छोड़ दिया। समझ में आना? तो इस पूरे मॉडल में जो आदर्श राज्य की रचना करना चाहता है उसमें 3 ही प्रधान गुण हैं। सबसे पहला न्याय, दूसरा दार्शनिक शासक, और तीसरा जो उसने महत्वपूर्ण एक मॉडल दिया कि समाज को उसने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। उसने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया कि जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो अपने गुण के अकॉर्डिंग ही काम करे, एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। समझ में आना? तो ज्ञान गुण वाला शासक का काम करेगा, साहसी सैनिक का काम करेगा, और क्षुधा प्रेमी उत्पादक वर्ग काम करेगा। तो ये उसका आदर्श मॉडल है। मतलब वो जैसा अपना राज्य चाहता था उसका ये मॉडल था, जिसे अपन कहते हैं आदर्श राज्य। एक्चुअली क्या है, ये जो आदर्श राज्य का जो मॉडल है उसने दिया था रिपब्लिक में। उसकी जो प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें इसने इस मॉडल को दिया था। ठीक है, लेकिन जब उसके लिए अपने आदर्श राज्य के, अपने सिद्धांतों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिराक्यूज का जो राजा था डिनोसियस, उसको जब उनको
शिक्षा देने का, दार्शनिक शासक बनाने का जो उसने संकल्प लिया, बनाने की कोशिश की और वो नहीं बन पाया, तो प्लेटो वहां से अपने सिद्धांतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने रिपब्लिक में जो सिद्धांत दिए या रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, उसने आगे जाके उसको बदल दिया। और बदल दिया वो कौन सी पुस्तक थी? द लॉज। अब यहां उसके आदर्श राज्य को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक रिपब्लिक का आदर्श राज्य, ठीक, और दूसरा द लॉज का आदर्श राज्य। समझ गया ना बात? क्या कितने भागों में बांट दिया अपन ने? दो भागों में, एक रिपब्लिक का जिसे अपन कहते हैं काल्पनिक, और दूसरा द लॉज जो उसकी सबसे अंतिम कृति मानी जाती है, जो उसने अपने सिद्धांतों को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया, संशोधित कर दिया। वो जो संशोधित रूप है आदर्श राज्य का, वो मिलता है किसमें? द लॉज में। द लॉज में उसने, यदि अपन बात करें तो अपन दो पॉइंटों में बात करें। सबसे पहला, यहां उसने शब्द यूज किया क्या? आदर्श राज्य। यहां इसने जो शब्द यूज किया उप आदर्श राज्य, एक बात, ठीक है, क्या शब्द यूज किया? उप आदर्श राज्य। और दूसरा जो शब्द यूज किया, यहां उसने शब्द यूज किया था न्याय सिद्धांत, और इसने यहां से जो सिद्धांत दिया वो दिया विधि का शासन। अर्थात उप आदर्श राज्य का जो मॉडल है उसमें उसने अपने न्याय के सिद्धांत जो काल्पनिक था उसको क्या कर दिया? व्यवहारिक। और उसने कहा कि एक राज्य का जो संचालन है वो विधि के द्वारा ही चलाया जा सकता है। और यहां वो स्वीकार कर लेता है किसको? संविधान को। किसको स्वीकार करता है? संविधान को। संविधान, विधि विधान इत्यादि के लिए। और यही वजह है कि प्लेटो ने अपनी जो कृति है द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट, ये जो उसकी महत्वपूर्ण कृति है, रिपब्लिक और द लॉज के पहले, दोनों के बीच की पहली प्रकृति तो ये, इन दोनों के बीच की, इस कृति में उसने संविधान का वर्गीकरण किया। संविधान का वर्गीकरण किया। ठीक, देखिए रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य बताया, स्टेट्समेंट में कहां पर आ गया? वो संविधान के वर्गीकरण पे आ गया। और द लॉज में उसने अपनी सारी की सारी चीजों को क्या कर दिया? बदल दिया। उप आदर्श राज्य वर्ड यूज किया, विधि के शासन की बात की, और संविधान और कानून की बात की। ठीक है, चौथा उसने परिवर्तन किया कि यहां जो शासक और सैनिक वर्ग के लिए आपने परिवार और संपत्ति से वंचित कर दिया था, द लॉज में उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इनका परिवार भी होना चाहिए और संपत्ति भी होना चाहिए। बस अंतर यह है कि संरक्षक वर्ग के पास जो संपत्ति होगी वो सीमित होगी, उतनी होगी जिनको उनको जरूरत है, उतनी नहीं होगी कि इनके मन में विकृतियां पैदा हो जाएं, मोह राग देश लोभ लालच इत्यादि जो पैदा हो जाए, इतनी संपत्ति नहीं होगी। लेकिन संपत्ति को उसने बाद में स्वीकार कर लिया कि इसके पास संपत्ति होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। इन दोनों चीजों को उसने कहां स्वीकार कर लिया? द लॉज में। ये उसका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवी बात, उसने शिक्षा का जो मॉडल है जो 50 वर्ष का, इसमें कोई संशोधन नहीं किया। उसने कहा कि शिक्षा तो इतनी होना चाहिए। समझ में आया ना? तो इस शिक्षा सिद्धांत को हूबहू इस सिद्धांत में उसने शामिल किया। क्लियर ना? तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें अलग अलग, रिपब्लिक का आदर्श राज्य अलग था, स्टेट्समैन में उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और उसके बाद जब वो तो लॉस पे आया, जब उसने अपनी अंतिम कृति लिखी तो उसने अपनी सारी की सारी चीजों को बदल दिया और उसने अपने आदर्श राज्य को क्या नाम दिया? उप आदर्श राज्य। ठीक है, थीम एक जैसी है, बस ये सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक है। यही था प्लेटो का आदर्श राज्य। धन्यवाद।